नमस्कार साथियों। आज जो आरपीएससी का एक पेपर लगा था ज्योग्राफी वाला, और उसके साथ में जो फर्स्ट पेपर लगा था उसमें जो 2 नंबर का क्वेश्चन है वो मैथमेटिक्स का है। जो दे रखा है, एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 1408 घन मीटर है और टैंक की गहराई 7 मीटर है, तो आधार की त्रिज्या कितनी होगी। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि बेलनाकार टैंक है, तो बेलनाकार टैंक के जो आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर जो दे रखा है आपको कितना है, 1400 और 8 दे रखा है, तो आप ये लिख सकते हो। आपको निकालना है त्रिज्या, तो यहाँ पर क्या लिखना है अपने को, आर स्क्वायर पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो 1408 में भाग किसका लगा दो, 22 तो नीचे आ जाएगा, 7 कहाँ चल जाएगा, और यहाँ पर जो ऊंचाई है वो भी क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो यहाँ पर 7 से अपने 700 को क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। अब तो भाग लगाओगे 22 का, तो ये कितनी बार गया, 64 बार गया, और आर स्क्वायर होता है। आर जो त्रिज्या आ गई वो कितनी आ गई इसमें, भाई 8 इसकी त्रिज्या हो गई है। क्लियर। जब 8 त्रिज्या है और आपसे यही पूछा गया, तो आंसर हो जाएगा इसका डी, 4 नंबर का। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो भी ऐसे ही एक बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये है पॉलीगॉन का, यानी अल्फा क्यूब बीटा क्यूब बराबर 7 है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 3, और अल्फा और बीटा किसी बहुपदी समीकरण के शून्यक है। दे आर द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, देन विच इक्वेशन इज राइट। तो यहाँ पर आंसर तो 3 होगा, लेकिन हुआ कैसे। देखो यहाँ पर सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, भाई अल्फा बीटा जो है मूलों का गुणनफल होता है। ये तो क्या होता है, मूलों का गुणनफल होता है। अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो मूलों का योग होता है। क्या होता है, मूलों का योग होता है। तो आपको मूलों का योग तो दे रखा है 3, लेकिन मूलों का गुणनफल अपने पास नहीं है, क्योंकि समीकरण जो की इक्वेशन ये होती है अक्ष स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी मूलों का योग इंटू अक्ष प्लस में अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ये वाली इक्वेशन है। तो अपने पास ये तो है लेकिन ये नहीं है, तो ये इसको क्या करना पड़ेगा, अपने को निकालना पड़ेगा। कैसे, आपको दे रखा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर दे रखा है 7। ठीक है, तो अपन को ध्यान रखना है कि अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब जो होता है किसके बराबर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा के बराबर होता है। क्लियर। तो यहाँ पर वैल्यू शिफ्ट कर दो। भाई अपने पास ये वैल्यू कितनी दे रखी है, अभी जो बताया गया है अल्फा प्लस बीटा है वो कितनी है, 3 है, तो यहाँ से 3 रख दो, 3 का क्यूब लिख दो। और इसकी वैल्यू भी दे रखी है अपने पास, कितनी है, 7 है, और प्लस में क्या करेंगे, 3 अल्फा इंटू बीटा, अंदर वाले इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 3 आएगी। तो 3 3 9, तो ये हो गया। ये इधर आके 27 में से 7 घटाओगे तो कितना बचेगा, 20 बच जाएगा। 20 बराबर क्या लिख दे सकते हो आप, 9 अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया, 20/9 हो जाएगा। अब अपन क्या कर सकते हैं, इसमें इक्वेशन में वैल्यू शिफ्ट कर दो, तो रिजल्ट क्या जाएगा, अक्ष स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अपने पास यहाँ पर देखो 3 दे रखा है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3। क्लियर है। और इंटू में अक्ष है, प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो अपने पास यहाँ पर आई है, तो ये कितना लिखेंगे, 20/9 बराबर क्या कर देंगे, 0। अब ये 9 है, इसको हटाना है, तो सबसे क्या कर दो, 9 से गुणा कर दो। तो 9 से गुणा करूँगा तो क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर, 9 3 27 हो जाएगा ये, और ये हो गया 20। तो ये इक्वेशन इसकी आंसर बन जाएगा। क्लियर हो गया। और ये जो आंसर दे रखा है वो सी ऑप्शन में दिया गया है। क्लियर है। तो अब अगला जो क्वेश्चन है अपना जो मैथमेटिक्स का, ये सारे जीके के हैं। जीके में भी देखो ध्यान रखना है, थोड़े से मैं बता देता हूँ कि इनमें से कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात। तो जगत सिंह का जो काल आता है वो आता है 1628 तक, ठीक है ना, और 1628 तक आता है। 1628 से 52 तक जो रहे थे, फिर जगत सिंह रहे थे, और करण सिंह आता है इससे पहले। उसके बाद में राज सिंह जो आएंगे 1652 से लेकर के, और ये आएंगे 80 तक, ये राज सिंह का काल आएगा। करण सिंह का जो काल आता है 1620 से लेकर के और 1628 तक का काल था। जैसे महाराणा अमर सिंह, ये तो बाद के हैं, अमर सिंह फर्स्ट जो थे, इनका जो काल आता है वो आता है 1597 से लेकर के और 1620 तक का आता है। क्लियर हो गया। चलिए मैंने जीके का भी बता दिया है। चलो अपन तो मैथमेटिक्स की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हमारे सामने है क्वेश्चन, बहुत अच्छा है, जो कि चार्ट्स का है।
एक घर में पानी के अलग अलग उपयोग को प्रदर्शित करने के लिए आंकड़ों का निम्न में से कौन सा आरेख निरूपण सर्वाधिक उपयुक्त है। देखो सबसे बेस्ट जो होता है रेखीय ग्राफ होता है, रेखा ग्राफ होता है, लेकिन रेखा ग्राफ ऑप्शन में नहीं है। तो दूसरा जो होता है दंड आरेख सबसे बेस्ट होता है। तीसरे नंबर पे जो है आयत या पिक्टोग्राफ दे सकते हैं। फिर पाई चार्ट ठीक रहता है, आयत चित्र ठीक रहता है बाद में। तो सबसे पहले ऑप्शन यदि ये होता है रेखा ग्राफ, तब तो रेखा ग्राफ आता है। रेखा ग्राफ ऑप्शन में नहीं है तो क्या कर दो, दंड आरेख बेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर जो है 9 नंबर का है, वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ दे रखा है कि यदि प्रेक्षणों x+3, x+5, x+7, x+10 का माध्य 9 दे रखा है, तो यहाँ सबसे पहले देखो कितने है ये 1 2 3 4 5, 5 प्रेक्षण है और यहाँ कितना दे रखा है माध्य 9 है। माध्य का मतलब एवरेज निकालना है, औसत निकालना है। तो आप क्या लिख सकते हैं इसको कि यहाँ मैं थोड़ा सा फ्रेश ले लेता हूँ पेज। तो x+3 + x+7 5 + x+7 बराबर 9 को मुझे एक एक्स्ट्रा और रह गया x+10 है और इनका योग दे रखा है माध्य है। तो 9 किससे कर दो, 5 से कर दो। ध्यान से देखिए कि 3 और 7 कितने हो गए 10, 10 और 10 कितने हो गए 20, 20 और 5 कितने हो गए 25। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ 5x+25 लिख दिया है और बराबर में कितना दे दिया मैंने 45 है। इसको मैं इधर लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखूँगा 5x बराबर कितने बचेंगे, ये 40 बच गए, नहीं 20 बच गए। क्लियर, तो 20 बचेंगे और तो x बराबर कितनी आ जाएगी वैल्यू 4 आ गई। अब यहाँ पर आपको पूछा गया है कि 3 जो बड़े प्रेक्षण हैं अंतिम माध्य हैं उनका माध्य ज्ञात करो। अब माध्य ज्ञात करने का मतलब होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या होती है। तो यहाँ राशियाँ कितनी होगी 3 होगी। देखा x है x है x है, तो 3x को मैं क्या लिख दूँ कि 3 × 4 प्लस में ये कितने हो गए 5 + 7 + 10, ये हो गए 22, 22 ये और 2। क्लियर हो गया। अब डिवाइड किससे करूँगा मैं 3 से डिवाइड करूँगा। तो डिवाइड मैंने 3 से कर दिया तो आंसर यहाँ पर निकल जाएगा। अब यहाँ टोटल कितने हो गए देखो 12 और 22। क्लियर हो 36 37 हो गए। ये 12 और 22 कितने हुए 34 बट्टे में 3 कर दो। तो भाग लगाओगे तो कितना आ गया 11 × 33 बच गया 1 बट्टे 3। ये इसका क्या हो गया रिजल्ट हो गया। तो आंसर क्या दे दोगे इनका, इस तरह से आंसर जो आएगा सी आएगा, इसका ऑप्शन सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि रीजनिंग का है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दिया गया है प्रश्न के 2 कथन 1 और सेकंड के नीचे गए, उसका आपको निर्णय लेना है कि कथन फर्स्ट में दिए गए आंकड़े दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। महिमा कला से लंबी है। अब महिमा जो मैंने है लिख दिया, कला से क्या है लंबी, लाइनें खींच दी मैंने इसे। आगे है शीला आशा से छोटी है। शीला जो है आशा से छोटी है, लेकिन इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं आ रहा है यहाँ पर। तो इनमें से कौन सबसे छोटी है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले बड़े को क्या करना है, देखना यह है कि कहा क्या गया है। अब पूछा यह है, पहला कथन दे रखा है शीला महिमा से छोटी है। अब शीला और महिमा का कोई रिलेशन नहीं आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि दोनों अलग अलग है। आशा कला से छोटी है, ये भी कोई इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं है, यानी दोनों ही इनका आंसर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो आप आंसर क्या दे दो इसका, डी दे दो। तो आंसर हो जाएगा डी इसका। अब ये जो थोड़ा सा जीके का क्वेश्चन आ गया बीच में, फतेहपुर सीकरी किसी इमारत से को प्रसिद्ध ब्राह्मण ने स्थापत्य कला का मोती कहा था। तो यहाँ बुलंद दरवाज़ा जो है वे अकबर ने बनाया था 1571 ईस्वी में, जो जब इन्होंने गुजरात पर आक्रमण किया था। गुजरात का जो आक्रमण था अकबर का, बहुत तीव्रतम स्पीड से उन्होंने आक्रमण किया था और उस जीत की खुशी में उन्होंने क्या बनाया था, बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था, जो कि 173 फीट के आसपास ऊंचाई है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रीजनिंग का है 16 नंबर का। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, यदि एक विशेष कूट भाषा में प्रोडक्शन को ये लिखा जाता, तो ध्यान से देखो यहाँ पर पी के बाद में क्या है क्यू आया, यानी प्लस की 1 की वृद्धि हुई है, फिर आर क्यू 1 की कमी आई है, फिर 1 की वृद्धि हुई है, फिर 1 की कमी हुई है, फिर 1 की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो कि पहले स्टार्टिंग किससे है, वृद्धि से है। तो ऐसे ओरिएंटेशन में क्या करेंगे, पहले वृद्धि करेंगे। तो ओ से अगला नंबर क्या आएगा, पी आएगा। अब पी तो हो गया अगला नंबर, उसके बाद मुझे क्या करना है, भाई आर है, आर से पहला कौन सा क्यू होगा, फिर आई से आगे वाला जे होगा, ई से पहले डी होगा, एन से आगे ओ हो गया, टी से पहले एस हो गया। अब ये इतना जो ऑप्शन आ रहा है देखो यहाँ तक तो दोनों में सेम है,
डी और ए में दोनों में सेम है, लेकिन आगे चल कर के ये क्या आ गया, चेंज हो गया है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये परिमेय संख्याओं में से है क्वेश्चन। कहा यह गया है कि 9 की घात 2n माइनस 4 की घात 2n। तो यहाँ सबसे पहले ध्यान रखना है कि पावर यदि n नंबर हो, यानी इवन नंबर हो, इवन का मतलब सम संख्या हो पावर, तो यहाँ 2 से गुणा हो गया तो क्या हो गया, सम हो गई। तो सम है तो डेफिनेटली प्लस में भी आएगा आंसर और माइनस में भी, दोनों नंबर से क्या होगा, डिवीजन होगा। और यदि विषम घात होती है, यहाँ पर 2 नहीं दे रखा होता है, यानी विषम नंबर होता, तो उस कंडीशन में केवल माइनस का तो भाग जाता, प्लस का भाग नहीं जाता, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर माइनस करोगे, 9 माइनस 4 कितना हो गया, 5 हो गया, और 9 प्लस 4 कितना हो गया, 13 होगा। तो दोनों का ही भाग पूरा पूरा जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि इनमें केवल 5 और 13 का भाग जाएगा और किसी का नहीं जाएगा, 19 का नहीं जाएगा। क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आगे वाला भी। क्वेश्चन नंबर है 19 का, बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये। गैर शांत, यानी जो ऐसी नंबर संख्या है जिसको शांत नहीं होती है, शांत होने के लिए क्या होना चाहिए भाई, नीचे या तो 2 की घात n होनी चाहिए या फिर 5 की घात n होनी चाहिए। जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, गैर पुनरावर्त वाले दशमलवों को वर्गीकृत किया जाता है, यानी ऐसी संख्या जो बार बार रिपीट हो रही हो, यानी दशमलव की जो संख्या है वो शांत भी नहीं है, और आगे जो है बिना परिवर्तन के पुनरावर्त वाले, यानी बदल बदल के आ रहे, जैसे 1 लिख दिया, फिर 00 कर दिया, 1 लिख दिया, फिर 000 कर दिया, 1 लिख दिया, यदि बदल बदल के आ रहे हैं तो ऐसी संख्या जो होती है क्या होती है, इर्रेशनल होती है, यानी अपरिमेय संख्याओं में काउंट होती है। क्लियर हो गया। चलिए हम आगे जीके वाले की बात नहीं करेंगे, क्योंकि अपना पास इतना, ये जरूर थोड़ा सा बता देता हूँ। जीके का क्वेश्चन आ रहा है, इनमें से कौन सा स्थान आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो गिलोंडी भी है, भगवानपुरा जो है लो युगीन सभ्यता का पार्ट है, आबेनेरी जो है ये रोजडी है, ये भी उनका पार्ट है। गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना में है ये, और ये ताम्र युगीन सभ्यता है, यहाँ से तांबे के औजार मिले हैं। भोजी लंबरदार, जो कि न्यूमोचना का जो कांड हुआ था उसमें भोजी लंबरदार मेन व्यक्ति था, यहाँ पर अलवर में हुआ था ये। जिन बदरसूरी भंडार जो है जैसलमेर के किले के अंदर है ये। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आया है मैथमेटिक्स का, जो हमारे काम का है। दिया गया है 2 शंकुओं के आयतनों का अनुपात ये है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ये दे रखा है। तो सबसे पहले देखो, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r²h, ये शंकु का आयतन होता है। दूसरे का ये लिख दिया मैंने। तो यहाँ पर अपने पास आयतन दे रखा है, तो आयतन को क्या करो भाई, अपने पास फाइंड आउट क्या करना है, त्रिज्याओं का अनुपात करना है। तो त्रिज्या का स्क्वायर जो है मैं पहले निकाल देता हूँ। त्रिज्या का स्क्वायर बराबर ये r1 हो गया और ये r2 हो गया। तो यहाँ पर मैं क्या लिखा, आयतन तो ऊपर लिख दिया, नीचे क्या लिख रहा हूँ मैं भाई, पाई से पाई तो कट जाएगा, देखो पाई से पाई कट जाएगा, और 1/3 से 3 भी कट जाएगा। तो क्या बचेगा इनमें रेशो, इनका बचेगा। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि आयतन V1 बट्टे में क्या लिख दूँ कि R1 का स्क्वायर भाई h लिख दूँ, यहाँ पर क्या होता है R1 हो गया, और दूसरा क्या हो गया R2 निकालना है, और यहाँ क्या लिख दूँ V2/H2। भाई इनमें रिलेशन आ जाएगा दोनों में। तो मुझे क्या लिखना है यहाँ पर भाई, पहले V1 कितना दे रखा है 4, बट्टे में क्या लिखूँगा 25, भाई अनुपात किसका है, ऊंचाइयों का है। क्लियर। दूसरा क्या लिखूँगा मैं यहाँ पर भाई 25, बट्टे में क्या करना मुझे 64 करना है, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना चाहिए भाई, ये तो किसका अनुपात था, R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर का अनुपात है ये। अब स्क्वायर हटाना है मुझे, तो यहाँ पर क्या कर दूँ मैं, इसका तो हो जाएगा 2/5, तो इसका कितना हो जाएगा 5/8 हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे गुणा करूँगा कितना होगा 16 आएगा, और ये कितना हो जाएगा 25 आ जाएगा, और ये इनका क्या हो गया आंसर हो गया। तो आंसर क्या देना अपने को, डी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया है, आगे शायद कोई क्वेश्चन नहीं है मैथमेटिक्स का, हिंदी आ गई है, तो मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन आगे नहीं है। चलिए हमने जो इतना बता दिया आपको, और यदि आपको अच्छा लगा तो अपने मित्रों को ज़रूर भेजना और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। क्लियर है। जय हिंद, जय भारत।